क्लासेस के इस नए वीडियो में, जिसमें मैं भूपेन सिंह सोनू आपको बताऊंगा कक्षा 12 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, रेखीय आवेश घनत्व। बच्चों ये फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर का संभवतः ये तीसरा वीडियो है। बच्चों पिछले वीडियो हमने पढ़ी थी गॉस की प्रमेय। आज हम बात करेंगे रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। चलिए एक तार ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तार। एक तार ले लेंगे और एक बात याद रखेंगे, हमारा तार चालक तार है। कैसा तार है? चालक। इसको आवेश दे देते हैं प्लस क्यू। समान रूप से इससे प्लस क्यू क्या हो फैला हुआ है। तार की लंबाई मान लेते हैं एल, लेंथ एल में। चलिए बच्चों आपने देखा लोहे की अगर एक राड हो, उसका अगर एक सिरा तार पे रख दिया जाए, मतलब वहां से बिजली आ रही है उस पर रख दिया, तो क्या आप दूसरा सिरा पकड़ेंगे तो आपको लाइन नहीं पकड़ेगा, लेकिन आपने दूसरा सिरा तो रखा नहीं था। तो इसका ये मतलब है कि आवेश तुरंत प्रवाहित हो गया और हर जगह समान मात्रा में उपस्थित है। तो इसी को कहते हैं आवेश का वितरण। इसी को क्या कहते हैं? आवेश का वितरण। अब आवेश वितरण कैसे होता है? अगर आपका सिस्टम में है तुम्हारे रेखीय आवेश घनत्व, यदि आपका सिस्टम अगर क्षेत्रफल में है तो पृष्ठ आवेश घनत्व, इसको रेखीय आवेश घनत्व से लैम्डा दिखाते हैं। और इस जो लैम्डा होता है ये बराबर होता है जितना आवेश फैला है उसके प्रति एकांक पृष्ठ पर फैले आवेश और तार की लंबाई के अनुपात को आप क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब जो आवेश है वो और तार की लंबाई वो दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से प्रदर्शित क्या कहेंगे? प्रति एकांक लंबाई पर फैले आवेश को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व डिनोटेड बाई लैम्डा। मात्रक बताएगा कोई? मात्रक लैम्डा का क्या होगा? क्यू का मात्रक कूलाम, एल का मीटर, यानी कूलाम मीटर इनवर्स। ठीक है। तो ये था आपका रेखीय आवेश घनत्व। अब बच्चों हम पढ़ेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग। अब बच्चों हम पढ़ेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग। पहले जान लेते हैं गॉस की प्रमेय थी क्या। गॉस की प्रमेय थी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। चलिए अब पढ़ेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग इनके लिए, अनंत लंबाई की आवेशित सीधे तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब एक तार लेनी है जो लंबाई में अनंत हो, दूसरी बात सीधी हो, और तीसरी बात वो तार आवेशित हो। फिर से बात समझिए, एक तार लेना है जो आवेशित हो, अनंत लंबाई की हो, ठीक है, और उसके समीप आपको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी हेल्प लेके? गॉस के नियम का हेल्प ले। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात फिर याद रखेंगे कि गॉस का नियम बंद पृष्ठ के लिए लगता है। तो चलिए एक तार ले लेते हैं, एक अनंत लंबाई का क्या ले लेते हैं? तार। मान लेते हैं तार पे प्लस क्यू आवेश पूरी तरह फैला हुआ है। प्लस क्यू आवेश पूरी तरह क्या हुआ है? फैला हुआ है। तार के समीप कुछ दूरी पे एक जगह है पी। तार के कुछ दूर पे एक दूरी क्या है? पी, जहाँ पे आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी सहायता से? गॉस की सहायता से। तो गॉस का नियम बच्चों बंद पृष्ठ के लिए लगता है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये दूरी आर, ये दूरी क्या है? आर। हम क्या करते हैं कि इसको बंद पृष्ठ में लाने के लिए अपने से एक काल्पनिक पृष्ठ खींच देते हैं। अपने से क्या? काल्पनिक मतलब मनमाना, काल्पनिक पृष्ठ खींच देते हैं और इस प्रकार गॉस का नियम पालन करवाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉसियन पृष्ठ। तो आर त्रिज्या और एल लंबाई का एक बेलन बनाने का प्रयास करते हैं। क्यों कर रहे हैं सर? गॉस के नियम का पालन कराने के लिए। क्योंकि गॉस का नियम बच्चों कहाँ लगता है? बंद पृष्ठ पे लगता है। ठीक है। हमने गॉस के नियम का पालन कराने के लिए एक आर त्रिज्या और यह लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ क्या कर दिया? खींच दिया। चलिए रियल
फिर से बात समझिए, हमको करना क्या है, गॉस के नियम का अनुप्रयोग। पहला प्रयोग है अनंत लंबाई की आवेशित तार के बगल में हमको क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, अगर इनके क्षेत्रफल वेक्टर की बात की जाए, इस पाठ का पहला टॉपिक, तो क्षेत्रफल वेक्टर सदैव तल के कहाँ होता है, लंबवत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पे एक छोटा क्षेत्रफल लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर इसके लंबवत मतलब डी ए इधर को, और ई तो जाहिर सी बात है इधर को रहेगा, और यहाँ पे एक क्षेत्रफल का तो डी ए और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्रफल वेक्टर पढ़े थे ना, अगर कोई समतल पृष्ठ है तो उसका क्षेत्रफल वेक्टर सदैव तल के क्या होता है, लंब, मतलब ये क्षेत्रफल है तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर इस तल के क्या होगा, लंब। फिर से बात समझते हैं, क्या करना था, अनंत लंबाई की तार के लिए क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने क्या किया, एक तार ली और फिर हमने कहा कुछ दूरी पे कोई बिंदु पी है जहाँ पे हम क्या निकालना चाहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेजर करना चाहते हैं। तो गॉस का नियम का उपयोग भी करना था। तो गॉस का नियम हमेशा बंद पृष्ठ के लगता है, तो इसको पृष्ठ के अंदर लाने के लिए हमने अपने मन से एक आर त्रिज्या और एल लंबाई का क्या खींच लिया, आर त्रिज्या और एल लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ बच्चों क्या कर लिया, खींच लिया। फिर हमने देखा पी बिंदु इसके अंदर आ गया। चलिए, अगर हम संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें, एक यहाँ पे मतलब तीव्रता यहाँ, तीव्रता यहाँ, तीव्रता यहाँ, अगर तीनों तीव्रताओं को जोड़ दें तो टोटल तीव्रता निकल सकती है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ देखने का प्रयास करते हैं समतल पृष्ठों पे। तो बच्चों आपने पढ़ा है डी फाई ई बराबर क्या होता है, डी फाई बराबर होता है, डी फाई बराबर ई डॉट डी ए, मतलब डी फाई ई बराबर ई डी ए क्रॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा बराबर है क्या, देखिए एल बन गया क्या, तो थीटा बराबर 90, मतलब डी फाई बराबर क्या, 0। अरे थीटा मतलब 90 जब रखेंगे तो cos 90 का मान क्या होता है, 0। टोटल वैल्यू क्या कर देगा, 0। मतलब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। सेम कंडीशन यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, मतलब तीव्रता बची कहाँ, तीव्रता बची यहाँ पे, जो भी संपूर्ण तीव्रता होती है इसी के कारण होगा। तो आप लोग बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे की बात करते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिगर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मतलब इन बिंदुओं पर तीव्रता होगी 0, जो भी बचेगी यहाँ, तो डी फाई ई बराबर ई डॉट डी, फिर डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। फिर cos 0 है, अरे एक ही दिशा में समांतर है तो cos 0 डिग्री का कोण, तो cos 0 का मान, cos 0 का मान 1। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन चले कर दें, दोनों पक्षों को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, पाई ई, और ये ई तो कांस्टेंट ही तो बदलेगा नहीं, तो ये डी है क्या, छोटा सा क्षेत्रफल। और बेलन का वक्र पृष्ठ बच्चों क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एल, छठा से आप पढ़ते आए हैं। फिर से बात समझिए, cos थीटा था तो cos थीटा इस बार ई और डी एक ही दिशा में है, तो cos 0, अरे मतलब थीटा बराबर क्या कर सकते हैं, cos 0 डिग्री है, cos 0 का मान 1, तो 1 रखेंगे तो ये उतर जाएगा। फिर हमने दोनों पक्षों का समाकलन किया, तो यहाँ से डी हटा और ई कांस्टेंट से बाहर आ गया, और डी है, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एल। चलिए ये मान यहाँ रख देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये हो जाएगा, कि ये की जगह 2 पाई आर एल आप रख देंगे। तो यहाँ से आपको फाई ई बराबर बच्चों क्या मिलेगा, आपको फाई ई बराबर मिलेगा ई इंटू 2 पाई आर एल। आपको निकालनी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन आपको गॉस के नियम का प्रयोग भी कराना है, तो बच्चों गॉस का नियम फाई ई क्या था, फाई ई बराबर था क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही था गॉस का नियम ना, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए फाई ई की जगह क्या करते हैं, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं।
आई ई की जगह क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट वर्ग क्या हो जाएगा ए इंटू 2πr। ई को सेपरेट अलग कर देते हैं तो 2πr इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा क्या करेगा डिवाइड, इधर पहले से कौन है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट अपान 2πr। चलिए ये बच्चों हो गया। फिगर तो आपने बना ही लिया होगा। फिर हम आगे देखते हैं क्या। चलिए ये देखते हैं तो क्या होगा। आपने अभी पढ़ा है लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है क्यू अपान एल, मतलब रेखीय आवेश घनत्व। और लंबाई की व्यवस्था भी थी हमारे पास, तार था क्यू 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 फैला हुआ था, यह लंबाई का तार था, मतलब जो बेलन बनाए थे। लैम्डा बराबर क्या होता है क्यू अपान एल। यहाँ से अगर क्यू क्यू एल निकालना चाहें तो क्यू बराबर का लैम्डा इधर धक्का हो जाएगा, क्या कर लेगा पूरा, तो क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। तो क्यू की जगह लैम्डा इंटू एल पुट कर देता है, तो पुट करते हैं क्यू की जगह लैम्डा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट 1/2πr एल। कुछ कट रहेगा एल से एल क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बच्चा बच्चों 2πr को इधर रख देते हैं 1/2πr एप्सिलॉन। देखिए 2πr एप्सिलॉन नॉट और इधर क्या बचा है लैम्डा अपान, यही ना बच्चों। अभी तक आपको सारे फार्मूले इस प्रकार के मिले होंगे। ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एल, या बराबर कूलाम करनी होगी तो इसके अंश और हर में हम दो से क्या कर लेते हैं गुणा, फायदा होगा क्या जब दो से करेंगे 2 दूना 4 1/4 देखिए दो जगह आप लिख देंगे, यहाँ से आर यहीं पे लिखे हैं यहाँ पे आर हटा देते हैं तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा ना। ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या है फार्मूला, किसके लिए अनंत लंबाई की आवेशित तार के लिए, ठीक है। ये है आपका अनंत लंबाई की आवेशित तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अनंत विस्तार क्या था हेडिंग कर सकते हैं, अनंत विस्तार की आवेशित चालक, और चालक कैसी थी आवेशित भी थी, अनंत विस्तार की थी आवेशित थी और साथ साथ क्या थी समतल, क्या थी समतल भी, समतल चालक थी अनंत विस्तार की थी आवेशित, क्या थी आवेशित थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात चालक, मतलब इसके समीप आपको निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक के समीप आपको निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी सहायता से, गॉस के नियम की सहायता से। उससे पहले हम एक और चीज के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या नाम है पृष्ठ आवेश घनत्व। जैसे आपने पढ़ा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, इसी तरह। तो किसी क्षेत्रफल किसी एकांक क्षेत्रफल पे जितना आवेश, इससे कहने का मतलब है इसे सिग्मा से दिखा दें सिग्मा। मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है ए, इससे प्लस क्यू हर जगह फैला है तो क्यू अपान ए, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पे जितना आवेश उपस्थित होता है उसी को क्या कहते हैं इस, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल के बराबर है तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा कि नहीं तुरंत। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पे जितना आवेश उपस्थित होता है उसी को क्या कहते हैं सिग्मा कहते हैं। मात्रक बताएगा, मात्रक क्यू का जी, क्यू का मात्रक कूलाम, एक मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपके पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए फार्मूला। पृष्ठ आवेश घनत्व कब आएगा जब कोई आवेश समान रूप से किसी क्षेत्रफल पर फैला रहेगा, तब आप बात करेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व की। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है बच्चों कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। आप इसकी साथ लेंगे इसको हटाइए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं समतल आवेशित चालक के लिए, वो भी अनंत विस्तार की, और उसके लिए हमको निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए एक चालक ले लेते हैं, मान लीजिए एक समतल आवेशित चालक है,
इससे कुछ दूरी मतलब आर दूरी पे, आर दूरी पे कोई जगह है पी जहाँ पे आपको निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम की सहायता। तो गॉस का नियम बंद पृष्ठ के लिए लगता है, मानते हैं पी के सममित एकदम सामने कोई जगह है पी है, और इन दोनों की व्यवस्था से हम इसको अंदर करने का प्रयास करते हैं और आर त्रिज्या का एक क्या बनाने का प्रयास करते हैं, बेलन, और मतलब एक बेलन बनाने का प्रयास करते हैं। कुछ इस तरीके का आप गॉसियन बेलन बोलते हैं इसको। कौन सा बेलन? गॉसियन। क्यों? क्योंकि गॉस के नियम का अनुप्रयोग करने के लिए बनाया जाता है। और ये चादर क्या है? एक समान आवेश। क्या है? एक समान आवेश। चलिए, एक समान आवेश हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, और इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बिंदु की बात करें, इधर अगर इस बिंदु की बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्षेत्रफल वेक्टर तल के लंबवत मतलब डीए, क्षेत्रफल वेक्टर में तल के लंबवत मतलब, तो संपूर्ण तीव्रता इन दोनों समतल पृष्ठों पर निर्भर करेगी। तो हम चलिए टोटल तीव्रता की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी ए होता है, या डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। तो टोटल अगर फाई ई बात करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का ऐड हो जाएगा, एक बार इनका एक बार इनका। तो चलिए दोनों को इकट्ठे ऐड करके लिखते हैं एक ही साथ, ई डॉट डी, ई डॉट डी। इसको हम दूसरी भाषा में लिखते हैं, रुक। हमने पढ़ा है गॉस का नियम, अरे वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डॉट डी। तो ई और डी एक ही दिशा में है, तो डॉट हटेगा तो आप जानते हैं क्या लगता है, डॉट हटता है तो क्रॉस आता है। कौन आता है? काश। दोनों एक ही दिशा में है, मतलब काश जीरो का मान एक। आपको यहाँ से मिलेगा डी फाई ई बराबर ई डॉट डी, अरे ई डी क्या मिल गया? ई डी, क्योंकि काश थीटा का जीरो का मान एक। फिर बच्चों हम क्या करते हैं, फिर हम करेंगे क्या, हम करेंगे कि हम देखेंगे दोनों साइड तीव्रता लगभग सेम आएगी, बस दिशा अलग अलग। तो हम टोटल तीव्रता के लिए इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो वहाँ से आपको मिलेगा डी फाई ई बराबर ई डी ए प्लस ई डी ए, यही ना। तो हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, जैसे ही आप समाकलन करेंगे दोनों साइडों का, ये डी ए क्या हो जाएगा बच्चों, छोटा क्षेत्रफल है तुरंत बड़ा हो जाएगा, ई ए प्लस ई ए, और ई ए मिल के हमको लगता है कितना हो जाएगा, 2EA। देखिए क्या किए हैं, पहले तो नॉर्मल है, फिर दोनों तीव्रताओं को अलग अलग क्या कर दिए, जोड़ दिए। दोनों तीव्रताओं या दोनों फ्लक्सों को अलग अलग क्या कर दिए, टोटल फ्लक्स दोनों फ्लक्सों के बराबर होगा, तो हम इनको जोड़ दिए हैं और समाकलन लिए हैं, तो डी ए का क्या हो गया, ए, और आ गया 2EA। फिर आप तो जल्दी 16 काट लीजिए, फिर इसके आगे की बात करते हैं। चलिए, गॉस के नियम का अनुप्रयोग भी तो कराना है, गॉस के नियम का। तो आपको मिला फाई ई बराबर 2E, लेकिन फाई ई बराबर बच्चों होता क्या है, फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो रख देते हैं यहाँ पे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट 2EA। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो ई को सेपरेट करिए, ई को सेपरेट करने का ये मतलब है क्या हो जाएगा, ई को सेपरेट जब आप करेंगे तो यहाँ से 2A इधर आ जाएगा, तो बचेगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A। 2A इधर बुरे में कहीं जाएगा, क्या करेगा, भाग कर लेगा। अभी आपने पढ़ा है कि पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान A। लेकिन ये बात कब आएगी, जब आपका आवेश पृष्ठ पे फैला होगा, किसी समतल पृष्ठ पे। तो देखिए समतल पृष्ठ पे फैला कि नहीं है, तो यहाँ से आप Q बराबर क्या लिख सकते हैं, A इधर भाग में हो जाएगा, क्या कर लेगा, पूरा सिग्मा A। Q बराबर आप क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए। चलिए रखते हैं, Q पे जगह रखना है सिग्मा इंटू ए, और ये क्या एप्सिलॉन 2A। तो उसका कैंसिल हो रहा है, ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बच्चों यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी समतल आवेशित चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसके निकट किसी बिंदु पे क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
बच्चों गॉस का नियम जितना इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके दोनों अनुप्रयोग है। एक अनुप्रयोग अभी आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये किसी तार के लिए, किसी चद्दर के लिए, दोनों अनुप्रयोग बार बार एग्जाम में इनके नियमन पूछे गए या इन पे आंशिक प्रश्न पूछे गए। तो आप इनका अध्ययन जरूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मेडिकल ऑफ साइंस में बने रहें। धन्यवाद।